है, देश का पहचान दिया है दुनिया के सामने। इनको तो सम्मानपूर्वक इनकी बात को सुननी चाहिए थी और उचित अनुचित जांच होती, जो सच्चाई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। तभी बेटी का सम्मान है। ये लोग बेटी के सम्मान की बात करते हैं ज़रूर, लेकिन उसका उल्टा ये लोग व्यवहार में लाते हैं। वो सांप्रदायिक विभेद हो, इसको विभेद पैदा करने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। न देश का विकास का मुद्दा है, न बेरोजगारों के लिए कोई रोज़गार का मुद्दा है, न कोई नए नए उद्योग धंधे का मुद्दा है। कोई ढंग का इनके पास मुद्दा नहीं है सिवाय विवादित मुद्दे को उठाने के अलावा। आदिवासियों को या राष्ट्रपति को मान सम्मान देने का इनके मन में कोई विचार नहीं है। दूसरी बात, इनके पहले रामनाथ कोविंद जी जो महामहिम राष्ट्रपति थे, उनके साथ भी क्या हश्र हुआ। वही जब जगन्नाथपुरी मंदिर में गए थे तो गर्भगृह जाने से रोका गया था। मतलब इनका जो एजेंडा है, मनुस्मृति ही इनका मुख्य एजेंडा है। भारतीय संविधान को इग्नोर करना है। भारतीय संविधान जिसको भी अधिकार दिया हो, बड़ा से बड़ा पद ओहदा दिया हो, इनके नज़र में नहीं है। इनके नज़र में बड़ा पद वही है जो मनुस्मृति कहता है। और मनुस्मृति जो 4 वर्ण में विभक्त हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। हर बार आपकी मुलाकात कराता हूं एक जानी मानी शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पूर्व एमएलसी उपेंद्र प्रसाद जी। उपेंद्र प्रसाद जी पिछले लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद में चुनाव के बहुत करीब तक पहुंच गए थे। वैसे इनका इतिहास रहा है कि ये छात्र नेता रहे हैं और इमामगंज शेरघाटी अनुमंडल के इमामगंज क्षेत्र में बहुत दूर दूर तक लोकप्रिय भी रहे हैं और अभी बिहार भर में जाने जाते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। आज हम बात करेंगे बहुत सारे मुद्दों पर। सबसे पहले सर, बिहार आजकल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल के अभी सत्ता बनाम विपक्ष, आपके बिहार के ही नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी पूरे देश में जा रहे हैं। कुछ और भी विपक्षी नेता इकट्ठे मीटिंग कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों का दौरा हो रहा है। तो क्या लगता है 2024 में जो मोदी सरकार है, क्या विपक्ष उसको हिला पाएगी? क्या अपनी पहुंच सत्ता तक विपक्ष बना पाएगी? क्या उम्मीदें लगती हैं आपको? देखिए, जो आज मोदी सरकार है, समाजवादी जो एक विचारधारा के लोग हैं, जो डॉक्टर लोहिया के नाम लेने वाले हैं, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश, गांधी जी के नाम लेने वाले लोग हैं, इन लोगों में आपसी इतना बिखराव हो गया जिस वजह से सावरकर और हेडगेवार के लोग सत्ता में काबिज हो गए हैं। आज के भी डेट में डॉक्टर लोहिया के अनुयायी यदि एक मंच पर आ जाते हैं तो भाजपा रहेगा कहाँ? कहीं नहीं रहेगा। इनके पास कोई मुद्दे भी नहीं हैं। इनके पास सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, चाहे जाति विभेद हो, रंग भेद हो, सांप्रदायिक विभेद हो, इसको विभेद पैदा करने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। न देश का विकास का मुद्दा है, न बेरोजगारों के लिए कोई रोज़गार का मुद्दा है, न कोई नए नए उद्योग धंधे का मुद्दा है। कोई ढंग का इनके पास मुद्दा नहीं है सिवाय विवादित मुद्दे को उठाने के अलावा। सर, अभी लोकसभा के नए भवन का उद्घाटन हुआ, इसको विपक्ष ने बहिष्कार किया। इसका क्या कारण लगता है आपको? ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र का मंदिर है और इसका बहिष्कार किया जाना, गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि इसका बहिष्कार किया जाना ठीक नहीं था। आप किस तरह देखते हैं उसको? देखिए, लोकतंत्र, आज जो लोकतंत्र के दुहाई दे रहे हैं, इसका जड़ है, जो ओरिजिन है, वो है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान लोकतंत्र का आधारभूत संरचना है और संविधान के जो प्रमुख हैं, जो देश के हेड हैं, जो एक नंबर के नागरिक हैं संविधान के हिसाब से, वो देश के महामहिम राष्ट्रपति जी हैं। और जिस तरह से राष्ट्रपति जी को इग्नोर किया गया, निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से विपक्ष को बहिष्कार करने के अलावा कोई उपाय नहीं था। हमारे जो सर्वमान्य जो राष्ट्रपति कोई दल से बंधा हुआ नहीं रहता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का हेड होता है, राष्ट्र का प्रमुख होता है। वो किसी दलीय राजनीति से ऊपर का चीज़ होते हैं। और जब उन्हीं को इग्नोर कर रहा है, आज की सरकार कर रही है, तो कैसे विपक्ष उसके साथ होगा? और डॉक्टर लोहिया के भाषा में 60 के दशक में डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि कुछ दलित वर्ग के नेताओं को, कुछ आदिवासी वर्ग के लोगों को, मतलब एसटी को, एससी को, शेड्यूल कास्ट और ट्राइब को उस समय की सरकार लाशा के रूप में प्रयोग करती। तो उसी ढंग से अभी की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का तो पद जरूर दे दिया इन वर्गों को, लेकिन सिर्फ लाशा के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। इनका चेहरा दिखा करके
आदिवासियों का वोट को अपने साथ आकर्षित करना चाहते हैं, बल्कि आदिवासियों को या राष्ट्रपति को मान सम्मान देने का इनके मन में कोई विचार नहीं है। दूसरी बात, इनके पहले रामनाथ कोविंद जी जो महामहिम राष्ट्रपति थे, उनके साथ भी क्या हश्र हुआ। वही जब जगन्नाथपुरी मंदिर में गए थे तो गर्भगृह जाने से रोका गया था। मतलब इनका जो एजेंडा है, मनुस्मृति ही इनका मुख्य एजेंडा है। भारतीय संविधान को इग्नोर करना है। भारतीय संविधान जिसको भी अधिकार दिया हो, बड़ा से बड़ा पद ओहदा दिया हो, इनके नज़र में नहीं है। इनके नज़र में बड़ा पद वही है जो मनुस्मृति कहता है। और मनुस्मृति जो 4 वर्ण में विभक्त हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारे लोग शूद्र श्रेणी से आते हैं, इसलिए वो सम्मान नहीं देंगे। आज दुनिया विज्ञान की किस ऊंचाई पर जा रहे हैं, हम भी वही पुराने पंथ में अब चले आ रहे हैं। आज मुक्ति का आधार संविधान है। यही भारतीय संविधान है कि महिलाओं को राष्ट्रपति से लेकर देश के हर बड़े बड़े पद तक ये महिलाओं को पहुंचने का अवसर प्रदान किया है। प्रधानमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, वैज्ञानिक हो, पायलट हो, या जिस क्षेत्र में भी जाना हो, यह भारतीय संविधान अधिकार दिया है। जैसे कि जंतर मंतर दिल्ली में जो पहलवान, जो महिला जो खिलाड़ी थी एथलेटिक्स, इन लोगों ने देश के लिए मेडल लाया, तब बहुत सम्मान मिला, देश को तिरंगा फहराया दुनिया भर में जाके इन लोगों ने। अभी इनको जबरन जंतर मंतर से हटाया गया कि ये लोग संसद भवन की तरफ कुछ करना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं माहौल ख़राब होता, ये कारण बताया गया। तो किस तरह देखते हैं आप जंतर मंतर से जो हटाया गया है खिलाड़ियों को, पहलवानों को, और जो उनका आरोप है शोषण का, उस आरोप को किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं तो कहीं रहा हूँ बात में, इनके मुंह में राम बगल में छुरी वाला हाल है। बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। आज महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। अभी देश की ही तो बेटी है। बेटी के साथ किस ढंग से शारीरिक शोषण इन्हीं के नेताओं ने किया है, और वो तो आज तक तो लॉ एंड ऑर्डर को तो कभी हाथ में नहीं लिया। ये शांतिपूर्ण ढंग से जंतर मंतर पर ये बैठे हुए थे, अपनी मांग को रख रहे थे। लेकिन जिसने देश के लिए मेडल लेकर आया, दुनिया में देश का परचम को फहराया, प्रधानमंत्री उस समय गर्व करते थे, आज क्या बात है कि इनसे मिलने से भी कतरा रहे हैं। हकीकत जानने के लिए वो तैयार नहीं है। और यदि लॉ एंड ऑर्डर इनसे ख़राब होता तो धरना पर बैठे हुए लोग से आज तक नहीं ख़राब हुआ था क्या? प्रधानमंत्री या फिर पार्लियामेंट की तरफ कुछ करने से लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो जाता? अरे देश का ये लोग धरोहर है, देश का हीरा है, देश का पहचान दिया है दुनिया के सामने। इनको तो सम्मानपूर्वक इनकी बात को सुननी चाहिए थी, और उचित अनुचित जांच होती, जो सच्चाई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। तभी बेटी का सम्मान है। ये लोग बेटी के सम्मान की बात करते हैं ज़रूर, लेकिन उसका उल्टा ये लोग व्यवहार में लाते हैं। आपकी पार्टी ने सबसे पहले जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था बिहार में, और जब तेजस्वी जी ने ये मुद्दा उठाया तो बिहार सरकार ने भी उसको माना था, और बिहार सरकार में पारित भी हुआ ये मुद्दा। जातीय जनगणना को लेकर काम भी शुरू हुआ बिहार में। केंद्र के विरोध के बावजूद फिर ये कोर्ट में मामला चला गया। तो आप इसको क्या मानते हैं, पर्दे के पीछे किस तरह देखते हैं ये जातीय जनगणना पे जो रोक लगा है? देखिए, हम न्यायालय पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन न्यायालय का क्या रोल है। कुछ दिन पहले ही, पिछले दिनों, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने सार्वजनिक रूप से जो कोर्ट में क्या क्या हो रहा है, ये चीज़ उन्होंने जग जाहिर करने का काम किया था। मैं ये कह रहा हूँ कि देश का संविधान जो पिछड़ा का जो परिभाषा दिया है, वो सामाजिक और शैक्षणिक जो दृष्टि से पिछड़ा है वही पिछड़ा है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा को पिछड़ा का वो संविधान ने कोई पिछड़ा का परिभाषा में नहीं शामिल किया है। और यही कारण है कि आज भारत में जो रिजर्वेशन जो मिल रहा है, आरक्षण जो मिल रहा है, भारतीय संविधान के तहत ही मिल रहा है। इसलिए आरक्षण का आधार सामाजिक और शैक्षणिक है, न कि आर्थिक है। एक तो ये है। लेकिन एक तरफ कहा गया कि भारतीय संविधान 50% से ज़्यादा आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है, इसलिए मंडल आयोग जो था उसने कहा कि ओबीसी की आबादी देश में 52% है, लेकिन चूँकि 50 से एक्सीड नहीं होना चाहिए आरक्षण, जिस कारण से 52% आबादी रहते हुए 27.5% आरक्षण दिया गया ओबीसी को। लेकिन जब वही संविधान देश में लागू है और 10% को जो आरक्षण दिया गया आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा, जबकि संविधान में प्रावधान नहीं है, पिछड़ा का प्रावधान है सामाजिक और
शैक्षणिक दृष्टि, लेकिन आर्थिक दृष्टि से जब 10% दिया गया तो संविधान बाधक नहीं बना। ये सारा बेईमानी है, समझे। और एक तो देश का ही एक एजेंसी ने सर्वे किया है कि जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है, जो अपर कास्ट के लोग, उसमें 4.5% ही आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है। तो जब आप ही का सर्वे कह रहा है कि 4.5% आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है, फिर 10% आरक्षण देने का क्या सवाल है। तो ये सिर्फ कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। संविधान के साथ खुल्लम खुल्ला ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और एक आप लोग हैं, तो आप लोग की भी स्थिति कुछ ही लोग हैं, इन्हें गिने लोग हैं जो स्वतंत्र हैं। आज आपकी स्थिति तो बंधुआ मजदूर वाली हो गई। जो केंद्र सरकार यदि जो चाहती है, जो सरकार चाहती है, उससे आप इतर यदि कोई रिपोर्टिंग करते हैं तो दूसरे ही दिन आप दूध की मक्खी के जैसा निकाल फेंके जाएंगे। आप देख रहे हैं रवीश जी के साथ क्या हुआ, और वो शर्मा जी हैं, प्रसून वाजपेयी हुए, ये सारे लोग के साथ क्या हुआ, अभिसार शर्मा, ये लोग के साथ क्या हुआ। जरा सा सच बोलने का ज़रूरत क्या महसूस किया कि इनको दूध की मक्खी के जैसा निकाल दिया गया। तो मीडिया को भी वो लोग अपने कब्जे में ले लिए हैं। और 60 के भी दशक में डॉक्टर लोहिया मीडिया से बहुत परेशान थे। वो कहा करते थे अपने वर्करों को कि मीडिया पूंजीपतियों से संचालित होता है, इसलिए तुम जिस धारा की राजनीति करना चाहते हो, मीडिया तुमको साथ नहीं देगी, तुम्हारी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करेगी। इसलिए तुम अपना संगठन ऐसा बनाओ कि जिसके लिए तुम कहना या करना चाहते हो, मीडिया में तुम्हारी बात जाने के पहले तुम्हारे संगठन के माध्यम से उन लोगों तक पहुँच जाए जिनके लिए तुम कहना या करना चाहते हो। तो डॉक्टर लोहिया भी उस समय चिंतित थे। और आज तो और इसका विभत्स रूप हो गया है। तो एक तो मीडिया ये हो गया, न्यायपालिका का तो मैंने आपको बता ही दिया, और कार्यपालिका में मंडल कमीशन लागू होने के बाद थोड़ी बहुत उपस्थिति भी हो रही है हमारी, लेकिन पहले तो नगण्य थी। एक ले देकर हम विधायिका में थे, तो विधायिका से हम कानून भी पास कराते हैं, लेकिन कोर्ट उस पर बहुत जगह अंकुश लगाता है। जब भारतीय संविधान ने जो आरक्षण का प्रावधान दिया, जो कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा है, तो यहाँ जब जनगणना हो रही थी, जातीय जनगणना हो रही थी, तो ये गैर संवैधानिक कैसे है, रोक क्यों लगी। तो जानते हैं कि हम विधायिका से इसको नहीं कंट्रोल करेंगे तो न्यायपालिका का सहारा लेकर के इसको रोकें। इसमें बहुत बड़ी मनुवादियों की ही ये इसमें हाथ है, नेपथ्य से मनुवादियों का ही इसमें हाथ है। न्यायपालिका तो सिर्फ दिखावा है। इस सारी रणनीति तय केंद्र सरकार करती है, जैसे चाहती है वैसा मीडिया से भी बोलवाती है, हर जगह वो कंट्रोल किए हुए है। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से भारतीय संविधान की देश की जनता रक्षा करेगी। सरकार रक्षा करे या जो करे, खिलवाड़ करे, लेकिन देश की जनता भारतीय संविधान को रक्षा करेगी। और न्यायपालिका में भी बहुत एक से एक ईमानदार न्यायाधीश हैं जिन पर जनता की आज भी विश्वास है। जब हर जगह से कोई उपाय नहीं होता है तो न्यायपालिका कहीं शरण में जाते हैं। और इक्का दुक्का का अपवाद को छोड़ दे तो आज भी न्यायपालिका न्याय करती है, विश्वसनीय है, न्याय करती है। इसलिए हम न्यायपालिका के प्रति सम्मान करते हैं। और न्यायपालिका और मजबूत हो, लेकिन न्यायपालिका के साथ साथ विधायिका भी मजबूत हो, और जो लोकतंत्र के और जो सारे स्तंभ हैं, मीडिया भी निष्पक्ष हो, यह भी हम अपेक्षा करते हैं। और कार्यपालिका जो विधायिका जो फैसला करता है, न्यायपालिका उसको कार्य रूप को ईमानदारी से दे। उसमें भी भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है, यह भी भ्रष्टाचार मुक्त हो, यही आशा हम करते हैं। आने वाले संदेश देंगे सर अपने वोटर्स को या जनता को या बिहार वासियों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जब देश में बाहरी खतरा हो या देश का आंतरिक खतरा हो, देश का नौजवान और जनता आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और उस खतरा से देश को मुक्त किया है। और आने वाले दिनों में भी ऐसा ही होगा। 2024 में इसका आपको आंखों देखा हाल आप देख लीजिएगा। 2024 में जो देश के संविधान पर जो आज उंगली उठ रही है, जो खतरा मंडरा रहा है, देश की जनता इस संविधान को बचाने में सफल होगी और सरकार बनेगी महागठबंधन की, और देश में अमन चैन पुनः कायम होगा। गंगा जमुनी जो तहजीब है पुनः देश में बहाल होगा। जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग के नाम पर जो विभेद पैदा हो रहा है, ये मानव एक है, यह व्यवस्था कायम होगी देश में। यही हम आशा करते हैं और इसमें सबसे बड़ी भूमिका देश के नौजवानों की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करें। धन्यवाद।
तो वीवर्स, ये थे पूर्व एमएलसी उपेंद्र प्रसाद जी, राजद नेता, जो विस्तारपूर्वक बहुत सारे मुद्दों पर बात कर रहे थे। वीवर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।